भैया बहनी हरे आप सबका प्रमोद यादव के राम राम और आप सबका सहाय भले हैं। तो देखें आज बहुत दिन बाद वही पुरानी श्रृंखला याद करा आप सबका पढ़ाओ पॉलिटी। तो पॉलिटी हम पढ़ा चुके हैं भैया 30 अनुच्छेद तक का। तो वही पुरानी श्रृंखला का दोबारा आगे लेके चलते ही। ठीक, तो पहले एक बार हो जाए खींच के रिवीजन, एक बार खींच के भैया हो जाए रिवीजन। तो आप सब तैयार हैं? एकदम सीधा बैठे, एकदम रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहा है, कमर सीधी। जय हिंद। देखो भैया अनुच्छेद 1 में हमारा भारत राज्यों का संघ स्पीड के वजह खींच के 2x की स्पीड रहे क्या जान लिया। अनुच्छेद 1 में कहा भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। 2 में कहा है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। 3 में कहा है भारत के राज्यों के सीमा क्षेत्र में बदलाव, सीमा क्षेत्र में बदलाव। रिवीजन कराओ थी पहली बार पढ़ाओ है ना, हम पढ़ाओ चल रहे हैं आज 31 से। ठीक ना, फिर सुन लिया। पहले में भारत राज्यों का संघ, दूसरे में नए राज्यों का प्रवेश, तीसरे में सीमा क्षेत्र में बदलाव, चौथे में कहा है 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 4 तक खत्म, भाग 1 खत्म। भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 में भारत के लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है, भारत के लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है। 6 में है पाकिस्तान के लोग जो साले पाकिस्तान से परेशान हो वो हमारे भारत में आवे चाहे आए सकते, लेकिन कब तक का 26 जनवरी 1950 तक का काम होते भी अनुच्छेद लागू है नहीं भैया, हट चुका है। अनुच्छेद 7 में कहा है भारत के जो लोग पाकिस्तान में गए रहे, फंस गए रहे, वे भारत दोबारा आवे चाहे तो वे आ सकते हैं। अनुच्छेद 7 में है। फिर 6 में समझा कहा है, 6 में है पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान से परेशान है वे भारत आवे चाहते हैं ऐसा कहता है। अनुच्छेद 7 में भैया कहा है, अनुच्छेद 7 में बाटे कि भारत के लोग जो पाकिस्तान में फंस गए रहे, बंटवारा हुआ के 3 जून का बंटवारा भरा 1947 का। अरे 3 जून 1947 का बंटवारा भरा, तो जो भारत के लोग फंस गए वो आवे चाहे तो ऐसा कहते। तो 6 और 7 भैया हट चुका है कि 26 जनवरी 1950 तक का लागू रहा। अब चला अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में है भैया कि तुम कौन विदेश में भ्रमण कर सकते हो, जैसे हम भारत के लोग विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी बाटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 9 में है कि भैया विदेश की नागरिकता रहा तो भारत में नागरिकता तो हर गए बाबू। ठीक है। अनुच्छेद 10 में कहा है कि भैया अगर तो वो देश विरोधी कोनो काम करे, जैसे मतलब भारत का उल्टा सीधा शब्द बोले और कोनो दूसरे देश का जय नारा लगावे लग गया, मतलब देश विरोधी काम करने पर तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 11 में क्या है, अनुच्छेद भैया 11 में है कि नागरिकता संबंधित जितने भी संशोधन वगैरह नियम कानून वो यहीं पर बनते हैं। 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम भी आया था, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद भाग भी कंप्लीट रहेगा नागरिकता। भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार। तो ये अनुच्छेद 12 से भैया 35 तक का है। 12 में अवध है, ऐसे बताओ 12 में। तो 12 में भैया राज्य की परिभाषा, 12 में भैया राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का अवध है वो प्रत्येक संस्था राज्य कहलाएगी जो अपने आप में स्वतंत्र है, जैसे बिजली विभाग, कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे अवध हो गई, इलाहाबाद हो गई, तो ये सब क्या है, राज्य है। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकार का अल्पीकरण। यदि आप ऐसा कोई भी काम करते हो कि तुम्हारा मूल अधिकार तो अच्छा है लेकिन दूसरे का मूल अधिकार दब रहा है तो इसे कहते हैं मूल अधिकार का हनन। तो आपके मूल अधिकारों को रोका जा सकता है, अल्पीकरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में है विधि की समझ समानता। 15 में है जात धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर समानता। 16 में है लोक नियोजन के आधार पर समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में आता है भैया अभिव्यक्ति की आजादी। तो इसके अंदर आते हैं टोटल 7, अब मौके में 6 ही है, एक हटा दिया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन से। तो 19 के पहले में क्या है, बोलने की आजादी। 19 के 2 में क्या है, सभा करने की आजादी। आप सभा कर सकते हो, आप भीड़ बुला सकते हो, तो तू चलावा, लेकिन हथियारों का प्रयोग नहीं करोगे, समान वो सभ्यता से करोगे भीड़। 3 में कहा है 19 के 3 में है कि भैया तुम संगठन बना सकते हो, कोई भी अपनी एक मेजोरिटी लेकर के संगठन बना लीजिए। 19 के 4 में है भैया आप आराम से कोई भी पूरे देश भर में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत फटा नहीं होगी, मतलब भ्रमण करने की आजादी, देश भ्रमण। अनुच्छेद 5 में कहा है 19 के 5 में है भैया आपको बसने की आजादी है। अब भारत के किसी भी राज्य में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में क्या था भैया, 6 में था संपत्ति अर्जित की आजादी। मतलब हम लोग जो संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, जैसे कमाए धमाए कोनो जमीन खरीद ली गए, तो संपत्ति अर्जित संपत्ति जो रहा उसको हटा दिया गया मौके पर यहाँ से। ठीक है, आगे मैं भी आपको पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 31 में, जबकि पैतृक संपत्ति है, यहाँ पे अर्जित संपत्ति है। ठीक है, 19 का 6 हो गया। 19 के 7 में क्या है भैया, 19 के 7 में है आप भारत के किसी भी एरिया में कोई सा भी व्यापार वगैरह व्यवसाय कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। 19 खत्म। 20 में कहा भैया एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, और वो भी सजा उस प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे होंगे कानून उसके आधार पर होगी, ये नहीं पुराना नियम लेके चलाओ तू। अनुच्छेद 21 में कहा है भैया प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता, बाद में निजता का अधिकार जोड़ देगा रहा, तो अनुच्छेद 21 होगा। अनुच्छेद का 22 में कहा है गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक, अनुच्छेद 23 में कहा है भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 दोनों आवत है ना, तो 23 में स्पेशल आवत है कि बलात्श्रम निषेध है, बलात्श्रम निषेध, तुम जबरदस्ती किसी से कोई भी काम नहीं करवा सकते हो। अनुच्छेद 24 में कहा है कि 14 साल के छोटे बच्चों से कोई भी खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता है किसी भी फैक्ट्री वगैरह में।
बर्तन वगैरह मंगवा सकते हैं, पानी मंगवा सकते हैं भैया, माँ बाबू पानी ले आवा, ये सब मंगवा जा सकते हैं। अनुच्छेद 25 में कहा हुआ है भैया, अनुच्छेद 25 में आवत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में आवत है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में कहा आवत है, अनुच्छेद 27 में आवत है भैया कि तुम किसी भी, अनुच्छेद 27 में सुन लिया, मतलब 25 में तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, 27 में आवत है कि धर्म के नाम पर एकत्रित किए गए धन पर, सुनो, धर्म के नाम पर एकत्रित किए गए धन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अनुच्छेद 28 में कहा है कि सरकारी धन से कोई भी धार्मिक काम नहीं किया जाएगा। 28 में है सरकारी धन से कोई भी धार्मिक काम नहीं किया जाएगा। 29 में कहा है अल्पसंख्यक जो हुआ थे अपने देश में, अल्पसंख्यक के हितों को यहाँ पर देखा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, अर्थात हितों का संरक्षण है, हितों का संरक्षण है, उनको उनके लिए भी कोई नियम कानून अलग बनेंगे। उसके बाद 30 में क्या है, अगर ये विद्यालय में जाए और इनको संकोच महसूस हो रहा हो तो ये विद्यालय अपना अलग खोल सकते हैं, अनुच्छेद 30 के हिसाब से। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम प्रमोद यादव, मैं अपने देहाती सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए धड़ाके से वीडियो। देखिए अब आज हम चलते हैं आज की अपनी वीडियो अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या है, अनुच्छेद 31 में है भैया, अनुच्छेद 31 में क्या है, अनुच्छेद 31 में है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, मौखिक नहीं है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया है। बहुत सही, ठीक है। यहाँ कहा रहा गुरु जी, यहाँ भैया पैतृक संपत्ति, जबकि 19 के 6 माह अर्जित संपत्ति रही, दोनों हटाए देंगे। तो एक जब 44वें संविधान संशोधन से हटावा गवा तो मूल अधिकार हटाए देंगे, एक रखा गवा 300 के ए माह का बनावा गवा कानूनी अधिकार। मूल अधिकार न सरकार छीन सके न भैया को नहीं छीन सके, लेकिन कानूनी अधिकार हुआ थे, मनी तो न छीन सके, लेकिन सरकार जब चाहे तब छीन सकत है। तो हुआ भैया मूल अधिकार, सॉरी कानूनी अधिकार। तो मौके पर कानूनी अधिकार बना देगा है, ठीक है। 31 का मौके 300 के ए में रख देगा है, बहुत बढ़िया। गुरु जी अनुच्छेद 32 में कहा है, अनुच्छेद 32 से तो भैया मूल अधिकार के जान ही है, अनुच्छेद 32 से मूल अधिकार के जान ही है। अनुच्छेद 32 में कहा है तो अब तक जितना मूल अधिकार बढ़िया, अगर हुआ कहो दिक्कत फाटा हुआ है, तो यही मूल अधिकार के बदौलत भैया अपने सभी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 32 के तहत हम अपने अधिकारों की मांग के लिए या हमारे साथ कोई भी गलत हो, मूल अधिकार का हनन हो, तो उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। क्या प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को, मतलब ये अनुच्छेद 32 को क्या बोलते हैं, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला। अरे वाह गुरु जी, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं। वाह गुरु जी, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 32 को। बहुत अच्छा भैया, ठीक। और इसी अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की आत्मा कहा है, ठीक। जबकि अगर बोला जाए ऐसा कौन सा अंग है संविधान का जिसको आत्मा कहा गया है संविधान की, तो वो प्रस्तावना आता है। अनुच्छेद स्पेशल बोले, भीमराव अम्बेडकर का नाम ले तो अनुच्छेद 32 बोलेंगे, बहुत बढ़िया। जबकि क्या कहने का मतलब, मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट माना जाता है। आगे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इसी श्रृंखला में, जब आगे चलते चले जाएंगे तो अनुच्छेद 226 आएगा भैया। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है, हाई कोर्ट रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। अभी हम लोग 32 पे हैं, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, आगे 26 को पढ़ेंगे, वहां 200। तो कहने का मतलब है मूल अधिकार का रक्षक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और मूल अधिकार को आत्मा किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने। ये तो हो गया। आगे चलते हैं, मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो भैया राष्ट्रपति। मूल अधिकार पर प्रतिबंध राष्ट्रपति, जबकि निलंबित कौन कर सकता है? संसद। ध्यान रहे, निलंबित करते समय 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि 20 और 21 किसी भी कीमत पर हटाए नहीं जा सकते हैं, चाहे आपातकाल ही क्यों न लगा हो, ठीक। तो 20-21 नहीं हटते हैं। पर प्रतिबंध राष्ट्रपति, जबकि निलंबित संसद, रक्षक हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आत्मा भीमराव अम्बेडकर। बात खत्म। अब चला जाए भैया 5 और 8 कौन कौन है। अब उठाई मार्कर, अब देखा 5 और 8 कौन कौन है। तो अनुच्छेद 32 पढ़ा जाता है भैया अपने सभी, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने इसको आत्मा कहा है, इसका रक्षक कहा जाता है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक। उसके बाद निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति और प्रतिबंधित कर सकते हैं संसद। भैया देखा सबने लिखा है, वो कुछ अपने आप लिख लिया, हम मेन चीज लिखा होते हैं। तो 5 प्रकार की रिट है, उसका नाम है भैया, पहले का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं हबियस कार्पस भैया, हबियस कार्पस। इसके तहत क्या होता है, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। इसके तहत अगर आपको कोई अगर गिरफ्तार कर ले तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको शरीर के साथ में न्यायालय में पेश करना होता है। अगर आपको कोई गिरफ्तार कर ले तो शरीर के साथ
शरीर के साथ 24 घंटे के अंदर, शरीर के साथ 24 घंटे के अंदर, शरीर के साथ 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर कहाँ पेश करे भैया? वो न्यायालय में पेश करे, न्यायालय में पेश करे, न्यायालय में भैया पेश करे। देखा शॉर्टकट में लिखा थी, बहुत ज्यादा भैया लागू ना लिख दे, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में कहा हबेस कॉर्पस। इसके अंतर्गत भैया अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर सशरीर तुमको न्यायालय में पेश करना होता है। बहुत बढ़िया गुरुजी, आगे बढ़ा जाए। दूसरा है भैया परमादेश। दूसरा कौन सा है हिंदी में? परमादेश। इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस, इंग्लिश में भैया मैंडमस, इंग्लिश में मैंडमस, मैंडमस। यमा कहा है गुरुजी? तो बाबू यमा है परमादेश। अगर तो कोनो काम न करता और तुमसे काम करवावा जाए, मतलब तो अपने काम का सही से कर न रहा और तुमसे काम करवावा जाए तो ई लगावा जाता है, ठीक। जैसे कोई भी कर्मचारी अपने काम को कर न रहा हो तो उससे कह करके मतलब उस पर ये लगवा दिया जाए और वो अपने काम को करे, इसे कहते हैं परमादेश। मतलब ये काम को करवाने के लिए, अगर कोई काम न कर रहा हो, काम को करवाने के लिए, काम को करवाने के लिए मतलब परमादेश है। इतना बड़ा आदेश वहां से आता है कि अगर आप उस आदेश को टाल नहीं पाओगे, उस आदेश को आपको मानना ही मानना है, ठीक है। तो काम को करवाने के लिए अगर आप अपने काम को कर रहे हो। तीसरे पे आता है भैया को वारंटो, को वारंटो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा भैया। तीसरे पे आता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है को वारंटो, को वारंटो, को भैया वारंटो, को वारंटो, को वारंटो। यह कहा है भैया? तो भैया को वारंटो इंग्लिश है, अधिकार परीक्षा में है कि अगर व्यक्ति वो काम कर रहा है जिस काम के वो लायक नहीं है, हकदार नहीं है, अगर वो काम कर रहा है तो तुम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। जैसे काम में हाथ में कहावत है, तो कहूँ गया पता लाकर कोनो कार्यालय में तो चपरासी कही लाओ हमें साइन कही दी, लाओ हमें मोहर मार दी, तो उल्टा सीधा काम नहीं होता है। तो अधिकार परीक्षा में है अगर व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा है जिसके वो हकदार नहीं है तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो। मतलब कोई अगर गलत काम करे, गलत काम का मतलब उसके हकदार नहीं है, गलत काम करे तो उसके खिलाफ, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करे उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है कि भैया तुम अपना काम करो जिसके तुम लायक हो, तुम उल्टा सीधा काम ना करो। फिर अनुच्छेद वो चौथा भैया कौन सा रिट? चौथी रिट का नाम है भैया प्रतिषेध। चौथी रिट का नाम क्या है? प्रतिषेध, प्रतिषेध। इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन, इंग्लिश में लिख दी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन माने रुकावट या प्रतिषेध। इसमें क्या है भैया? अगर कोई निचली अदालत, चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अगर कोई भी निचली अदालत अपने ऐसा फैसला सुना रही हो, अपना ऐसा फैसला सुना रही हो कि जिससे उल्लंघन हो रहा हो, तो जब कभी हाई कोर्ट या उससे कोई भी मतलब छोटी अदालत हो जाए, निचली अदालत अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, मतलब ऐसा फैसला सुना रही हो जो उल्लंघन योग्य है, अगर उल्लंघन कर रही हो तो उससे बड़ी अदालत उसको रोक सकती है। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुना रही है तो हाई कोर्ट रोक देगी, हाई कोर्ट सुना रही है तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगा, ठीक है। तो अगर कोई भी निचली अदालत अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्रतिषेध का। प्रतिषेध, मैं गलती नहीं करूंगा, बहुत तेज प्रतिषेध, ठीक। तो निचली अदालत के लिए है ये, निचली अदालत। अगर निचली अदालत क्या कर रही हो भैया? उल्लंघन कर रही हो। अगर निचली अदालत उल्लंघन कर रही हो तो उसके लिए है। फिर आता है भैया उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कहा है भैया? उत्प्रेषण का कहा है सेंटीरियो, सेंटीरियो, रियोरी, पता नहीं क्या लिखा है, कुछ लिखा है सेंटीरियोरी। कि भैया यमा का होता है निचली अदालत, ये भैया यमा का होता है, यमा होता है निचली अदालत, निचली अदालत। अगर निचली अदालत ने कोई गलत फैसला सुना दिया है तो इसके सुनाए गए गलत फैसले को इससे बड़ी अदालत, ऊपरी अदालत इसके फैसले को गलत साबित कर देगी और बीच में केस को रोक देगी, बीच में केस को रोक देगी। फिर उसके बाद में उसकी छानबीन करेगी, अपना फैसला सुनाएगी। तो निचली अदालत द्वारा किए गए गलत फैसले को रोका जा सकता है और उस पर बड़ी अदालत फैसला अपना सुनाएगी। मतलब निचली अदालत के फैसले को रोका जाता है। क्या किया जाता है? रोका जाता है। और जब यहाँ पर उल्लंघन कर रही होती है तब रोकते हैं, तो यहाँ पर इसके फैसले को एकदम ठप कर दिया जाता है, ठप कर दिया जाता है। तो भैया ये आपका अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, ठीक भैया, बढ़िया नाम उतार लिया हटा दी, ठीक। और कहते हैं अनुच्छेद 33 में भैया, अनुच्छेद 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 में है कि हमारे जो देश है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारी जो संसद है, हमारी संसद है, अनुच्छेद 33 बताओ भैया, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो अनुच्छेद, वो हमारी संसद है, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी संसद है, ये भैया हमारे देश की जो संसद है ये कुछ चीजों का मूल अधिकार सीमित कर सकती है। जैसे कौन कौन? मीडिया होगा तो भैया मीडिया के मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। साथ साथ गुप्तचर के जो होते नहीं है सीबीआई में, आईडी में, तो इनके मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे राजदूत बन के जाते हैं दूसरे देश में,
ठीक। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की संसद जब चाहे तब मीडिया, गुप्तचर और राजदूत के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 में कहा है, आ गया ऑफिस के अनुच्छेद 34 में भैया जहां मार्शल लॉ लग जाता है, जहां भैया मार्शल लॉ लागत है, जहां मार्शल लॉ लागत है, मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का नियम, जो सेना का कोड होता है, सेना का कोड उसको कहते हैं मार्शल कोड। तो जहां भी मार्शल लॉ लग गया मतलब सेना का नियम लग गया, वहां का मूल अधिकार अपने आप सीमित हो जाते हैं। मूल अधिकार भैया सीमित हो जाते हैं। भैया मूल अधिकार कहाँ हो जाते? सीमित। मूल अधिकार सीमित, मूल अधिकार सीमित। साथ ही साथ बोले रहा भैया तुमको पता भैया हुए अनुच्छेद 33 में है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर हमारी संसद चाहे तो मीडिया, गुप्तचर, राजदूत इत्यादि इनके सबके मूल अधिकार को क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है। 34 में अगर मार्शल लॉ जहां लग जाएगा वहां मूल अधिकार ऑटोमेटिक सीमित हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अनुच्छेद 35 में कहा हुआ है वही पुराना तरीका कि 12 साल 12 मूल अधिकार थे, तो यहाँ कहा है मूल अधिकार के कानून वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं, मूल अधिकार के कानून वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक। और कहने का मतलब है अगर कोई बदलाव करना हो तो बदलाव भी किया जा सकता है, सिवाय तुम कोई निगेटिव बदलाव नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव बदलाव कर सकते हो। जबकि क्या नाम है 42वें संविधान संशोधन में मूल अधिकार में बदलाव हो, प्रस्तावना में बदलाव हुआ था ना, क्या हुआ था? अब उसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसमें हुआ था जब समाजवाद, अखंडता और पंथनिरपेक्ष 3 सब जोड़े गए थे, तो वो बात की बात है, हम लोग उसके बाद में पढ़ेंगे। पहले मौके पे आओ। तो अनुच्छेद 35 में भैया मूल अधिकारों में हम पॉजिटिव संशोधन कर सकते हैं। खत्म 1235 खत्म भैया। तो ये मूल अधिकार 3 भाग खत्म। तो भाग 4 और आज भाग 4 तक पढ़ाएंगे भैया। तो भाग 4 बताओ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी इंग्लिश में कहते हैं, डीपीएसपी। तो भैया हमारा भाग 4 में है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमारा अनुच्छेद 36 से 51 तक आओ भैया, सब लोगों ने सबका याद करेगा है 36 से 51 तक का, 36 से 51। तो 36 में कहा हुआ है भैया, 36 में वही 12 वाला सिस्टम है राज्य की परिभाषा, जो 12 में है वही 36 में है, जो 12 में है भैया वही 36 में है, ठीक। 37 में कहा हुआ है, 37 में बात ऐसी है ना कि जो डीपीएसपीएस का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब अगर राज्य चाहे तो ये ऐसी नीतियां हैं, नीति माने पॉलिसी, जिनको राज्य चाहे तो अपना सकता है, राज्य ना चाहे तो ना अपना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है 37 में कि आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो, राज्य चाहे तो मनवाए, ना राज्य चाहे तो ना मनवाए, ठीक है। तो 37 में है आप इसके लिए अदालत नहीं जा सकते हो, आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो, अदालत नहीं जा सकते हो। सरकार चाहे तो मनवावे, सरकार चाहे तो ना मनवावे, ठीक। जबकि 1235 अनिवार्य है, हम लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम अदालत नहीं जा सकते, न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। बल्कि इसी पर टिप्पणी करते हुए केटी साहब, एक नाम के व्यक्ति हैं अर्थशास्त्री, इन्होंने कहा है डीपीएसपी क्या है भैया? डीपीएसपी उस बैंक के चेक के समान है, उस बैंक चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करेगा। लिख लिया, बोलते बस। केटी साहब के अनुसार डीपीएसपी उस बैंक के चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करेगा। अच्छा गलत तो है, देख लिया वो जिसका, वो केटी साहब ने कहा है डीपीएसपी उस बैंक के चेक के समान है, उस बैंक के चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। लिख लिया, परिभाषा पूछी जा सकती है, ठीक। और डीपीएसपी के बारे में अच्छा आगे चला जाए। 38 में कहा भैया, 38 में कहा हुआ था, 38 में है कि राज्य प्रयास करेगा कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। मतलब राज्य प्रयास करेगा कि जितने में समाज है, समाज की निगरानी को लेकर के ध्यान में रखते हुए हम लोग एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। तो यहाँ हम लोग मोटा मोटा बोले तो राज्य की जिम्मेदारी है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जैसे राशन कार्ड वगैरह देना, ये सब चीजें, ये सब किसमें आती है? कल्याणकारी चीजों में आती है ना। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 39 में कहा है भैया, 39 में है कि जैसे लेडीज जेंट्स, तो लेडीज और जेंट्स दोनों काम करें, इनका तनख्वाह कम, हमारा तो तनख्वाह ज्यादा हुआ है। तो यहाँ काम है समान काम के समान वेतन, समान काम के भैया समान वेतन। महिलाओं और पुरुषों को समान काम का समान वेतन मिलेगा, महिलाओं और पुरुषों को समान काम का समान वेतन मिलेगा, समान काम का समान वेतन, समान काम का समान वेतन है भैया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हुए, ठीक। बाद में 39 का क्या जोड़ा हुआ? बाद में भैया 39 का क्या जोड़ा हुआ? ये हमारा रहा, ये हमारा निःशुल्क सरकारी सहायता, ये हमारा निःशुल्क सरकारी सहायता। 39 का काम है निःशुल्क सरकारी सहायता, निःशुल्क सरकारी भैया सहायता रही, निःशुल्क सरकारी सहायता। चलते हैं 40 में था ग्राम पंचायत का गठन, 40 में ग्राम पंचायत का गठन, 40 में ग्राम पंचायत का गठन, 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अब देखा 41 तरीका का हुआ दमन,
याद रखने का तरीका दमन ट्रिक आई, ट्रिक दा से कुछ दशाओं में छूट दी जाएगी। राज्य चाहेगा तो कुछ दशाओं में आपको छूट देगा, कुछ दशाओं में छूट। कुछ दशाओं में छूट का मतलब जैसे आप कहीं नौकरी भाड़ा कर रहे हो तो आपको कुछ दशाओं में छूट चाहिए। मान के चलिए अगर कोई महिला, जैसे कुछ दशाओं में छूट का मतलब जैसे मान लीजिए किसी महिला का पति वगैरह मर गया है तो उसको विधवा पेंशन सरकार को देना चाहिए। कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो उसको वृद्धा पेंशन देना चाहिए। तो कुछ दशाओं में छूट है, कुछ दशाओं में छूट, कुछ दशाओं में छूट। 42 में क्या है, मनोचित दशा, मतलब व्यक्ति से मनोचित दशा में ही काम करवाओ, व्यक्ति से मनोचित दशा में ही काम करवाइए, व्यक्ति से आप मनोचित दशा में ही काम करवाइए, मनोचित दशा में ही काम करवाइए। जैसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट वगैरह है तो उसको छुट्टी दे दीजिए, ठीक ना। तो व्यक्ति से मनोचित दशा में ही काम करवाइए। ना से क्या होगा, निर्वाह, कम से कम किसी भी व्यक्ति को इतनी तनख्वाह तो दो ही कि अपना जीवन यापन कर सके। निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी भैया, निर्वाह योग्य मजदूरी, कम से कम इतनी तनख्वाह दिया कि अपन जिंदगी जी सके, अपन जिंदगी जी सके। निर्वाह योग्य मजदूरी, यही खत्म कर दिया भैया। 44 में क्या है, 44 में है समान सिविल संहिता, 44 में है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। जबकि इसको लागू करने वाला एकमात्र राज्य हमारा गोवा है, एकमात्र राज्य गोवा है। और करंट अफेयर में हम लोगों ने क्या पढ़ा हाल ही में, पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड को भी समान सिविल संहिता बनाने के बारे में एक विधेयक वगैरह लाया था। अभी हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा था, ठीक। अनुच्छेद 44 होगा, अनुच्छेद 43 का क्या बात जुड़ा रहा, बताया जी कहा, अनुच्छेद 43 का क्या बात भैया जुड़ा रहा। यहाँ कहा रहा, यहाँ रहा अगर कोनो उद्योग प्रबंध हुआ है तो भैया होगा मजदूरों की भी सहभागी हो। अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, धंधा कर रहे हो तो उद्योग प्रबंध में मजदूरों को भी सहभागी लिखिए, मजदूरों की भी सहभागी, मजदूरों की सहभागी। मतलब मैनेजर केवल अकेले बैठे बैठे सबको बंदोबस्त न करिए, कुछ मजदूरों से भी उनकी राय सलाह लेगी, तुम्हारा क्या कहना है इस बात पर। तो उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भी सहभागी होनी चाहिए। 44 में सिविल संहिता होगा। 45 में भैया होगा शिक्षा का अधिकार, 45 में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों को। बल्कि इसमें 2 प्रकार कंडीशन है, 6 से 14 साल वाले बच्चों को तो दिया गया शिक्षा का अधिकार, ठीक। और 0 से 6 साल वाले बच्चों को कहा गया है कि सरकार उसको भैया पनड़ी बांटे, मतलब उनका सबका पोषणयुक्त आहार दे, पोषणयुक्त आहार दे। बाद में 6 से 14 भैया 86वें संविधान संशोधन से 2002 में 21 का काम जोड़ दिन का 21 का काम छेद में ओका भाई पढ़ाई ना है, ठीक। तो 0 से 6 वाले बच्चन का पोषणयुक्त आहार सरकार दे, तो 6 से 14 वाले बच्चन का सरकार दे का मतलब तुम्हें विद्यालय पढ़ने का आदेश है। 6 से 14 साल के बच्चन का मुफ्त में विद्यालय पढ़ने के आदेश है। आप आराम से विद्यालय में जाकर के पढ़िए, कोई दिक्कत फटा नहीं होगी सरकारी विद्यालय में, ठीक। 40 में कहा है SC ST OBC आरक्षण, SC ST OBC भैया आरक्षण है, विशेष आरक्षण। 47 में कहा है, 47 में है भैया सरकार पोषणयुक्त आहार देगी, सरकार पोषणयुक्त आहार प्रदान करेगी जहां तक हो सकेगा। और नशीली दवाओं उसके बाद दारू शराब इस पर सब पर रोक होगा। सरकार पोषणयुक्त आहार देगी, नशीली दवाओं और शराब इत्यादि पर रोकथाम होगा। 48 में कहा है भैया, 48 में कृषि एवं पशुपालन, 48 में कृषि एवं पशुपालन, 48 में कृषि एवं पशुपालन भैया, 48 में कृषि एवं पशुपालन। बाद में भैया 48 से क्या जुड़ा होगा, 48 के काम देख लीजिए होता है, हाँ होता है। बाद में भैया 48 का क्या जुड़ा था, 48 से काम रहा भैया, 48 से काम रहा कि वन्य एवं वन्य जीव, वन्य एवं वन्य जीव, ठीक ना, वन्य एवं वन्य जीव। 49, 50, 51 जल्दी नहीं बता देती, 49, 50 और 51। 49 में कहा भैया हम भारत के जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, ये हमारा कर्तव्य होगा, ठीक। तो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना, 50 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना। 50 में क्या है, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी। अगर देखात नंबर लिख लिया हमने ज्यादा लिखोगे, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, ठीक। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, मतलब हमारा देश किसी भी दूसरे देश से झगड़ा फाटा नहीं करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेगा। तो भैया 36 से 51 तक आपके कंप्लीट होते हैं। भारत माता की जय। अब चलते हैं भैया याद करने, फिर से देखो 31 में रहा
31 में कहा पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति इसको हम लोगों ने हटा दिया, इसको हटा दिया गया। इसको कब हटाया गया? इसको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन से 1978 में, और इसको जोड़ दिया गया ले जाकर के 300 के काम में। 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मकथा में 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। 33 में क्या है? कुछ विभागों का मूल अधिकार सीमित किया जा सकता है संसद की वजह से, मतलब अगर संसद चाहे तो मीडिया का, गुप्तचर का, राजदूत का। 34 में क्या है? जहां मार्शल लॉ लगेगा वहां पर भैया मूल अधिकार ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। 35 में क्या है? मूल अधिकार से संबंधित कोई भी कानून वगैरह बनाना हो तो वो अनुच्छेद 35 के आधार पर बनाया जाएगा। बस कानून बनाते समय ध्यान रखिए वो निगेटिव ना हो, पॉजिटिव ही होना चाहिए। 36 से 51 में क्या है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। कल ही लिया इसको हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। ठीक, फिर अनुच्छेद 36 में कहा है राज्य की परिभाषा। 37 में कहा है, 37 में है इसके लिए हम लोग न्याय नहीं कर सकते हैं। 38 में कहा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा राज्य। 39 में कहा है समान काम का समान वेतन। 39 का बाद में जोड़ा गया निःशुल्क सरकारी सहायता, निःशुल्क सरकारी सहायता। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या है? 41 में है दमन का मतलब है कुछ दशाओं में आपसे छूट दी जाएगी, कुछ दशाओं में छूट। उसके बाद 42 में क्या है? मनुष्य दशा में काम कराओ। 43 में क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 का बाद में जोड़ा गया उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की सहभागी। 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। 45 में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 और 0 से 6 होगा। 46 में SC ST OBC का आरक्षण। 47 में कहा है? 47 में भैया 47 में पोषक आहार, सरकार पोषक आहार देगी, शराब पर बंद और रोक लगाएगी और नशीली दवाओं को रोक लगाएगी। 48 में कृषि और पशुपालन। बाद में 48 का कहा जोड़ा गया? ये है वन्य और वन्य जीव। 49 का है भैया राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। 50 का है कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। 51 का है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। और भैया बतावा जी आप सभी वीडियो का सलाह, ठीक ना? हम अपना भरसक प्रयास करते हैं, इस श्रृंखला लगातार चलते रहे। 395 को रोक कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।